हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो सब? एकदम बढ़िया। आई होप आप जो हैं सब एकदम स्वस्थ हैं और अच्छे से अपनी प्रिपरेशंस जो हैं वो कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में जो हमें टॉपिक डिस्कस करना है वो है हमारा AS19। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा AS19 का टॉपिक है। हमारे पास जो AS19 है लीजेस का, वहाँ पे हमारे पास अकाउंटिंग जब हम लीज की करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो हम अकाउंटिंग करने वाले हैं, हम लीज की जो अकाउंटिंग करने वाले हैं वो किस टाइप की है। दैट मीन्स जिस लीज की आप अकाउंटिंग करने जा रहे हो वो कौन से टाइप की है, वेदर वो ऑपरेटिंग टाइप की है या फाइनेंशियल टाइप की है। तो बेसिकली जब भी आप AS19 की तरफ जाओगे जो कि बात करता है लीजेस का, लीजेस मतलब आपने कोई भी बिल्डिंग कोई भी लैंड मान लो जो है रेंट पे लिए, ठीक है, आप उसे यूज करोगे और एक फिक्स पीरियड के बाद जो ओनर है उसके अकॉर्डिंग जो है उस एसेट को, उस लैंड को, उस बिल्डिंग को जो है डिस्पोज ऑफ किया जाएगा, या जैसे हमसे ओनर कहेगा हम वैसे उसे डील करेंगे। तो ये बेसिकली हमारे लीज के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और इनकी अकाउंटिंग कैसे की जाए ये इशू हमारे पास AS19 में डील किया गया है। तो AS19 में जब हम लीजेस की अकाउंटिंग करते हैं तो हमें ये पता होना जरूरी है कि हमारे पास लीज है कौन से नेचर की। बेसिकली लीज का टाइप क्या है, बिकॉज लीज के टाइप से ही डिपेंड जो है करेगा कि आप अकाउंटिंग उसे की कैसे करने वाले हो। तो देखिए जो हमारे पास लीज होती है वो दो टाइप की होती है। आइदर वो एक ऑपरेटिंग लीज हो सकती है या फिर वो फाइनेंस लीज हो सकती है। AS19 ने लीज को दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया, ऑपरेटिंग लीज या फिर फाइनेंस लीज। अब दोनों का मीनिंग क्या है, कब कौन सी लीज लगती है, कैसे पता चलेगा हमें, और कैसे उसे अकाउंट करेंगे, ये हम आज की क्लास में देखने वाले हैं। AS19 का सबसे कोर सब्जेक्ट जो है हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। कई बार क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाता है आपसे, 5 नंबर में पूछा जाता है कि बताइए क्या ये लीज ऑपरेटिंग लीज है, क्या ये लीज फाइनेंशियल लीज है। स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा जाता है, अलग अलग केसेस में बताना होता है आपको कि क्या ऑपरेटिंग लीज है या फाइनेंस लीज है। इस लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली अकाउंटिंग तभी कर पाओगे आप अप्रोप्रिएट जब आपको ये पता हो कि वो लीज कौन से टाइप की है। तो चलिए देखते हैं, बात करते हैं सबसे पहले मीनिंग की। तो फाइनेंस लीज क्या होती है? अ फाइनेंस लीज इज अ लीज दैट ट्रांसफर्स सब्सटेंशियली ऑल द रिस्क एंड रिवॉर्ड्स इंसिडेंट टू ओनरशिप ऑफ द एसेट। एक ऐसी लीज जिसमें बेसिकली हम देते तो राइट टू यूज है, जनरली हम राइट टू यूज ही ट्रांसफर करते हैं जब हम लीज करते हैं किसी भी एसेट को। यहां पे अगर आप राइट टू यूज ऐसे ट्रांसफर कर रहे हो कि इन सब्सटेंस उसका रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो जाए, दैट मीन्स कहीं ना कहीं ओनरशिप ही आप एक टाइप से ट्रांसफर कर रहे हो इनडायरेक्टली। तो ऐसे राइट टू यूज जहां पे आप इनडायरेक्टली ओनरशिप ट्रांसफर कर देते हो वो हमारे पास फाइनेंस लीज कहलाते हैं। और इसे जो है इलेबरेटली डिस्कस करेंगे, उससे पहले देखते हैं कि ऑपरेटिंग लीज क्या होती है। एन ऑपरेटिंग लीज इज अ लीज अदर देन फाइनेंस लीज। एक ऐसी लीज जो फाइनेंशियल लीज ना हो वो सारी आपकी ऑपरेटिंग लीज कहलाती है। तो बेसिकली मेरे पास दो मुद्दे हैं कि ऑपरेटिंग लीज क्या होता है और फाइनेंशियल लीज क्या होता है। तो इन्होंने कहा ऐसी लीज जिसमें आप इन सब्सटेंस राइट टू यूज ट्रांसफर नहीं कर रहे, इन सब्सटेंस आप क्या कर रहे हो, एसेट की एक टाइप से ओनरशिप ट्रांसफर कर रहे हो। क्योंकि एक बात सोचिए, हमारे पास रिस्क एंड रिवॉर्ड, रिस्क एंड रिवॉर्ड क्या होता है, मतलब कि कोई एक एसेट है उससे इन फ्यूचर कोई रिस्क हो सकता है, दैट मीन्स उसकी वैल्यू में गिरावट होने से या उसको नुकसान होने से हमारे पास नुकसान हो सकता है, या फिर उससे कुछ बेनिफिट मिल सकता है, यानी कोई रिवार्ड्स। जनरली किसी एसेट से होने वाले फायदे और किसी एसेट से होने वाले नुकसान किसके होते हैं, मालिक के, यानी कि ओनर के। तो जब हम बात करते हैं फाइनेंस लीज की, तो फाइनेंस लीज में होता क्या है, इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली आप जो है अपने एसेट के रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ट्रांसफर कर देते हो किसी दूसरे व्यक्ति को। यानी कि इसका मतलब उस एसेट से होने वाले फायदे नुकसान आपने किसी और को दे दिए, यानी कि इनडायरेक्टली आपने मालिक जो है किसी और को बना दिया, किसी और को ओनरशिप ट्रांसफर कर दी। ऐसे सारे कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास फाइनेंस लीज कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से समझते हैं इस पॉइंट को। मान लीजिए मिस्टर ए एक पर्सन है, ठीक है, उसके पास सपोज एक एसेट है, सपोज एक मशीन है, और वो एसेट वो
जो मशीन है उसकी लाइफ एस्टिमेटेड है 5 years की, ठीक है। अब मिस्टर ए ने क्या किया, मिस्टर बी को ये एसेट लीज पे दे दी, यानी कि मैं सिंपल सेंस में कहूं तो रेंट पर दे दी, ठीक है। मिस्टर ए ने ये एसेट मिस्टर बी को लीज पर दे दी, रेंट पर प्रोवाइड कर दी। अब जब इनका लीज एग्रीमेंट बना तो इन्होंने एग्री किया कि फॉर द पीरियड ऑफ 5 years, 5 सालों के लिए हमने ये एसेट मिस्टर बी को लीज पर दे दी। अब मैं आपसे कहूंगा कि बात सोचिए, एसेट की खुद की लाइफ भी 5 साल है एंड आपने 5 सालों के लिए वो एसेट मिस्टर बी को ट्रांसफर कर दी। इसका मतलब क्या ये नहीं होगा कि एसेट को कंप्लीटली मिस्टर बी ही यूज करेगा ऑन द एंटायर लाइफ? तो इन सब्सटेंस आपने राइट टू यूज ट्रांसफर नहीं किया, सिर्फ आपने कहीं ना कहीं पूरी की पूरी ओनरशिप ट्रांसफर कर दी। आपने कहीं ना कहीं इन सब्सटेंस मिस्टर बी को ओनर ही बना दिया, ठीक है। इन डॉक्यूमेंट्स या लीगली मिस्टर ए ओनर दिखेगा आपको, बट इन सब्सटेंस इन रियलिटी जितने दिन वो एसेट चलेगी मिस्टर बी यूज करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है मिस्टर बी ही उसका इन सब्सटेंस ओनर है। आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा सब्सटेंस ओवर फॉर्म, जो कहता है कि लीगैलिटी को छोड़िए और वास्तविकता के ऊपर ध्यान दीजिए। अकाउंट्स में हम सब्सटेंस ओवर फॉर्म का कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं। इसी कारण हमारे पास फाइनेंस लीज, अगर आप ध्यान से समझोगे तो क्या होती है, एक टाइप से ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है इनडायरेक्टली। मैं डायरेक्टली नहीं कह रहा, बिकॉज यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में लीगली मिस्टर ए ओनर रहेगा, बट अगर आप वास्तविकता को देखने की कोशिश करोगे तो 5 साल एसेट चलने वाली है, सारे के सारे टाइम मिस्टर बी यूज करेगा। दैट मींस इन सब्सटेंस मिस्टर बी इज द ओनर ऑफ द एसेट। अब ये ऐसे लीज एग्रीमेंट क्यों किए जाते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसे लीज एग्रीमेंट करने का रीजन क्या है, देखिए इस टाइप के जो लीज एग्रीमेंट है वो इसलिए किए जाते हैं क्योंकि सपोज मिस्टर जो बी है उसके पास एडुकेट फंड्स नहीं है कि वो इस एसेट को खरीद सके, उसके पास पैसे नहीं है। तो ऐसे केसेस में वो क्या करेगा, वो कहेगा मेरे पास एक साथ देने को पैसे नहीं है, मैं एक साथ पेमेंट नहीं कर सकता। तो जैसे हम कई चीजें एसेट्स परचेज करते हैं, जब हमारे पास फंड्स नहीं होते तो हम ईएमआई पे परचेज कर लेते हैं, ये मोर और लेस वही है। वहां पे जब आप ईएमआई पे परचेज करते हो तो हम कहते हैं कि हमने फाइनेंसिंग करवाई है। फाइनेंसिंग करवाई है दैट मींस हमने क्या किया है, एसेट को उधार खरीदा है एंड उसकी पेमेंट इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हैं, और जब हम इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे तो इंटरेस्ट भी साथ में जाएगा। ऐसा ही होता है ईएमआई में, जब आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट बनती है तो उसमें प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों होता है, और उसे हम कहते हैं फाइनेंसिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन, या आपने फाइनेंसिंग करवाई है अपने एसेट की। सेम ऐसा ही यहाँ पे है, बट वहां पे स्पेसिफिकली पता होता है कि हाँ हम फाइनेंसिंग करवा रहे हैं, ठीक है, हम एसेट की ओनरशिप ट्रांसफर कर रहे हैं। ऐसे केसेस में जब आप ईएमआई पे लेते हो तो ओनरशिप आपके नाम पे एट द बिगिनिंग जो है आपको बिल दे दिया जाता है, इनवॉइस दे दिया जाता है, आपको ओनर बना दिया जाता है, ठीक है। तो हेंस ऐसे केसेस में आप रियल ओनरशिप कर रहे हो, दैट मींस लीगली भी इन सब्सटेंस भी आप ओनर बन रहे हो, तो हेंस वहां पे कोई ऐसा इशू नहीं आता। बट जब हम लीज की बात करते हैं तो लीज में इन सब्सटेंस आप ओनर हो, लीगली आप ओनर नहीं हो। बट चीज वही है, यहाँ पे भी आपके पास पैसे नहीं थे, आपको एसेट चाहिए थी, तो मिस्टर ए ने आपसे कहा कि आप एक काम कीजिए, मुझे महीने के महीने एंड पे या ईयर एंड पे आप 50,000 रुपए दे देना फॉर एग्जाम्पल। तो ऐसे केसेस में अगेन आप वही इंस्टॉलमेंट बना रहे हो, बस फर्क इतना है कि आपने ट्रांजेक्शन को नाम जो है इस बार क्या दे दिया, लीज। तो एएस 19 ने कहा ऐसे ट्रांजेक्शन इन सब्सटेंस फाइनेंसिंग ही करवाई है आपने, आपने जो है एक टाइप से रुपए उधार ही लिए, या आपने कोई चीज उधार खरीदी है जिसकी पेमेंट आप इंस्टॉलमेंट्स में करोगे। यू आर द ओनर एंड यू आर पेइंग द अमाउंट यू हैव टू पे इन इंस्टॉलमेंट्स। तो यहां पे भी सेम हो रहा है, तो हेंस हमने इस लीज को क्या नाम दिया, फाइनेंस लीज। ये थी हमारी फाइनेंस लीज, दैट मींस जहां पे आपने एक टाइप से ओनरशिप ट्रांसफर कर दी इनडायरेक्टली, तो वो होती है हमारी फाइनेंस लीज। सेकेंड होती है हमारी ऑपरेटिंग लीज, जो अदर देन फाइनेंस लीज है, दैट मींस जितनी भी बाकी लीजेस बच गई वो हमारी कौन सी होती है, ऑपरेटिंग लीज। यानी कि जो जनरल हमारा किराए पे लेने वाला जो ट्रांजेक्शन होता है वो आप कहते हो कि ऑपरेटिंग लीज के अंदर फॉल करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक बिल्डिंग रेंट पे ली है, मैंने एक बिल्डिंग रेंट पे ली है, जो बिल्डिंग मैंने रेंट पे ली है उसका किराया सपोज है मान लो 1 लाख पर एनम, और मैंने 5 साल के लिए बिल्डिंग किराए पे ली है। बिल्डिंग की लाइफ जो है 25 साल है मान लो, 25 साल बाद उसे फिर से रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। क्या मैं ओनर बन गया बिल्डिंग का? सोचिए,
इनडायरेक्टली भी मैं ओनर नहीं बना, इनडायरेक्टली मुझे सिर्फ 5 सालों के लिए इस्तेमाल करने के लिए दिया गया है, जबकि लाइफ 25 साल है। दैट मीन्स यहाँ पे जो लीज है वो एक जनरल लीज है, जहां पे एसेट को सिर्फ यूज करने का अधिकार दिया गया है, इन सब्सटेंस आप ओनर नहीं बने। तो हेंस यहाँ पे हम कहेंगे कि इट इज एन ऑपरेटिंग लीज, बिकॉज ये फाइनेंस लीज नहीं है। तो सिंपली लीज दो टाइप की हो सकती है, ऐसी लीज जिसमें राइट टू यूज ही नहीं, इनडायरेक्टली हम एसेट से रिलेटेड रिस्क एंड रिवॉर्ड्स भी सामने वाले को ट्रांसफर कर देते हैं। ऐसे केसेस में हमने रियल सेंस में सामने वाले को मालिक बना दिया, और सामने वाले के पास रुपए नहीं थे, इसलिए हमने कहा कि भाई आप एक काम करना, इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट दे देना। तो ऐसे केसेस में जो वो लीज रेंट पे करेगा वो सही मायने में लीज रेंट नहीं है, वो सही मायने में इंस्टॉलमेंट है। जो एसेट उसे खरीदनी थी बट उसके पास एडुकेट फंड नहीं थे, तो हमने एक टाइप से फंडिंग प्रोवाइड की, और हमने क्या किया, उसे एक सोर्स दे दिया कि आप एक काम कीजिए, आप धीरे धीरे पेमेंट करते रहिए। तो हेंस वो लीज रेंटल एक्चुअल में ईएमआई जैसा ही है। मे बी हो सकता है वो ईयरली जारी हो इंस्टॉलमेंट, ठीक है, बट वो कहीं ना कहीं आप अगर कंपैरिजन करना चाहो अपने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से, फाइनेंस के ट्रांजेक्शन से, कुछ कुछ वैसा ही है। जहां पे आपके पास ईएमआई जाती थी, वहां पे आपके पास अब लीज रेंटल जाते हैं, ठीक है। तो जैसे ईएमआई में आपके पास इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल होता है, सिमिलर वे में लीज में भी आपके पास इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल छुपा होता है, जिसका हम डिस्कशन जो है लास्ट में करेंगे जब हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को समझेंगे। बट अभी के लिए मैं सिर्फ आपको इतना बता रहा हूं कि फाइनेंस लीज इन सब्सटेंस ओनरशिप को ट्रांसफर कर देती है, ठीक है। तो ये हमारे पास दो टाइप की लीज होती है, फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज। अब हमें कैसे पता चले कि कौन सी गिवन लीज जो है वो फाइनेंस लीज है या ऑपरेटिंग लीज है? तो एएस 19 ने हमारे पास कुछ जो है इंडिकेटर्स बताए हैं। अगर आप उस इंडिकेटर्स को यूज करो, देखो, समझो, तो उन इंडिकेटर से आप समझ सकते हो कि वेदर एक गिवन लीज फाइनेंस लीज है या नहीं। बिकॉज देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि दो टाइप की लीज है, ऑपरेटिंग या फाइनेंस। एंड अकाउंटिंग जो हम करते हैं एएस 19 में, वो डिपेंड करता है कि वो कौन से टाइप की लीज है। तो हमारे लिए ये समझना जरूरी है, उन्हें क्लासिफाई करना जरूरी है कि वेदर ये फाइनेंस लीज है या फिर ये ऑपरेटिंग लीज है। तो कुछ इंडिकेटर जो एएस 19 ने बताए हैं वो क्या है? देखिए, whether a lease is a financial lease or operating lease depend on the substance of the transaction। हमेशा आपको substance पे ध्यान देना है, ना कि जो है आपको उसकी लीगैलिटी पे। substance over form, that means आपको वास्तविकता के ऊपर ध्यान देना है, ना कि लीगैलिटी के ऊपर, ठीक है। अब देखिए, कुछ इंडिकेटर्स जो शो करते हैं कि ये जो हमारी लीज है वो फाइनेंशियल नेचर की है। नंबर फर्स्ट, लीज ट्रांसफर ओनरशिप ऑफ द एसेट टू द लेसी बाय द एंड ऑफ द लीज टर्म। हमने जब लीज ट्रांसफर की, सॉरी, लीज एग्रीमेंट किया, ए और बी दो पार्टीज हैं। जिस पार्टी की एसेट होती है जो लीज पर देता है उसे हम कहते हैं लेसर, एंड जो पार्टी एसेट को लीज पर लेता है उसे हम कहते हैं लेसी। दो पार्टीज होती हैं, लेसर एंड लेसी। जो एसेट देता है वो लेसर होता है, जो ओनर होता है इन एक्चुअलिटी लीगैलिटी में जो ओनर होता है वो हमारा मिस्टर ए है, लेसर, एंड जो किराए पे लेता है एसेट को यूज करने के लिए वो हमारा होता है लेसी। दो पार्टीज है, ठीक है। इनके बीच के एग्रीमेंट को हम लीज एग्रीमेंट कहते हैं। अगर मान लीजिए आपने कॉन्ट्रैक्ट किया कि आपकी एक एसेट है, मिस्टर बी उसे यूज कर सकता है, ठीक है। सपोज हमने कहा कि मिस्टर बी 50,000 पर एनम जो है पे करेगा एज अ लीज रेंट फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। अगले 5 सालों के लिए मिस्टर बी उसे जो है 50,000 रुपए पर एनम पे करेगा, एंड जैसे ही 5 साल पूरे होंगे वो एसेट मिस्टर बी की बन जाएगी। मिस्टर बी के पास जो है एसेट की ओनरशिप चली जाएगी, यानी कि अब ओनर कौन बन जाएगा? मिस्टर बी। ये है लीज का केस। इसी को मैं आपको दूसरे टाइप से समझाने की कोशिश करता हूं, आप खुद समझ जाओगे। मिस्टर ए है, मोबाइल फोन बेचने वाली कंपनी है, मोबाइल फोन सेल करता है, ठीक है। ये मोबाइल सेल करता है, मोबाइल फोन सेल करता है, ठीक है। अब मान लो 15,000 रुपए का एक मोबाइल फोन है जो मिस्टर बी परचेज करना चाहता है, बट मिस्टर बी के पास पैसे नहीं है, एक साथ देने के लिए 15,000 रुपए नहीं है। मिस्टर ए ने कहा कि आप एक काम कीजिए, आप जो है 4,000 रुपए मुझे 5 बार में दे दीजिए, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपको 5 महीने में, यानी कि हर महीने 4,000 रुपए देने हैं, और अल्टीमेटली आपको 20,000 की पेमेंट करनी है। जैसे ही मिस्टर बी 20,000 रुपए की पेमेंट करेगा, मिस्टर ए मोबाइल जो है वो मिस्टर बी के नाम पर करवा देगा। इतने 5 महीने मिस्टर बी यूज करेगा, बट ओनर ए बना रहेगा। जैसे ही उसकी इंस्टॉलमेंट्स पूरी होंगी,
मिस्टर बी को ओनर बना दिया जाएगा, यानी कि डॉक्यूमेंट्स में लीगली भी मिस्टर बी को ओनर बना दिया जाएगा। क्या ये दोनों केसेस कंपेरेबल हैं या नहीं? ऑब्वियसली बात है, दोनों में एक फिक्स पीरियड तक आप सामने वाले को यूज करने का अधिकार दे रहे हो, और जैसे ही उस फिक्स पीरियड में वो पेमेंट्स कर देता है, आप सामने वाले को ओनर बना देते हो। दोनों ही केस में आप सामने वाले को बाद में ओनर बना देते हो। तो इन सब्सटेंस क्या यहाँ पे हमने ओनरशिप ट्रांसफर नहीं की? द आंसर इज यस। हम दोनों ही केस में ओनरशिप ट्रांसफर करना चाहते हैं। सामने वाले के पास पैसे नहीं थे, हमने इंस्टॉलमेंट्स में पैसे ले लिए। तो हेंस दोनों ही केस क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि एक क्या है, फाइनेंशियल लीज है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास पहला केस। दैट मीन्स जब आपके पास एट द लीज एंड ऑफ लीज टर्म, जब लीज टर्म पूरा हो जाता है, तो वहां पे आप जो है एसेट की ओनरशिप ट्रांसफर कर देते हो। नंबर सेकेंड, द लेसी हैज द ऑप्शन टू परचेज द एसेट एट द एंड। जब आपके पास लीज टर्म पूरी होगी, तो हमने ऑप्शन दे रखा है लेसी को आज ही कि जब लीज टर्म पूरी होगी, यानी कि आज से 5 साल 7 साल बाद जब लीज टर्म पूरी होगी, आप जो है वो एसेट को परचेज कर सकते हो। हम आपको अधिकार दे रहे हैं, आपके पास एक अधिकार है, आप चाहो तो परचेज कर लेना, चाहो तो मत करना। एंड एट द इंसेप्शन ऑफ द लीज, इंसेप्शन का मतलब होता है लीज की स्टार्टिंग में, जब लीज शुरू हुई है। एट द इंसेप्शन ऑफ लीज इट इज रीजनेबली सर्टेन दैट ऑप्शन विल बी एक्सरसाइज्ड। हमने जो है लेसी को ऑप्शन दे रखा है। देखिए, पहले केस में तो हमने एक्चुअल में ओनरशिप ट्रांसफर कर दी, दूसरे केस में लेसी के पास ऑप्शन है, और हमने कहा है कि सर आप एसेट को परचेज कर सकते हो जैसे ही लीज टर्म पूरा होगा। और एट द बिगिनिंग ऐसा लग रहा है कि वो परचेज भी कर लेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, हमने एक बिल्डिंग बनाई और वो मिस्टर बी को लीज पर दे दी अगले 5 सालों के लिए। ठीक है, लाइफ ऑफ द बिल्डिंग 20 ईयर्स है, हमने 5 सालों के लिए दी है। अगर इतनी ही इंफॉर्मेशन हो तो आपको कोई सर यहाँ पे हमने ओनरशिप ट्रांसफर नहीं की, हेंस इट इज अ ऑपरेटिंग लीज, क्योंकि फाइनेंस तो है नहीं। लेकिन एडिशनल इंफॉर्मेशन समझिए, हमने मिस्टर बी को एक ऑप्शन दिया कि आज से 5 सालों बाद इस बिल्डिंग की वैल्यू जो है वो 50 लाख होगी, बट हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं, ऑप्शन टू बी, हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं कि हम आपको ये बिल्डिंग सिर्फ और सिर्फ 25 लाख में सेल कर देंगे। दैट मीन्स एक एसेट जो है कितने की, 50 लाख की, बट हम उसे सिर्फ कितने में सेल कर देंगे मिस्टर बी को, सिर्फ 25 लाख में। तो ऐसे केसेस में भी यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि बी को बहुत सारा फायदा होगा। ऑब्वियसली बात है, 50 लाख की चीज 25 लाख में मिल जाएगी। तो एट द बिगिनिंग जब हम लीज को स्टार्ट करें, लीज का इंसेप्शन पॉइंट देख रहे हैं, वहां पे साफ साफ लग रहा है कि हाँ मिस्टर बी जो है इस ऑप्शन को ऑप्ट करेगा। तो यहां पे साफ साफ दिख रहा है मिस्टर बी 5 साल तो इस्तेमाल करेगा ही करेगा, एंड उसके बाद जो पीरियड है, जितना भी रिमेनिंग पीरियड है, उसे भी मिस्टर बी ही इस्तेमाल करने वाला है, बिकॉज वो ऑप्शन को ऑप्ट करेगा, ये रीजनेबली सर्टेन है, बिकॉज उसे सस्ती मिल रही है सेट। तो हेंस यहाँ पे भी हम क्या कहेंगे, यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, फाइनेंस लीज है। ये भी जो हमारे पास लीज है वो क्या है, फाइनेंस नेचर की लीज है। ठीक है, तो ये था हमारे पास सेकेंड पॉइंट कि जब एट द इंसेप्शन हमें लग रहा है कि मिस्टर बी है जो लेसी है वो एसेट को परचेज कर लेगा जो ऑप्शन हमने दिया उसके अकॉर्डिंग, और हेंस ओनरशिप 5 सालों बाद ट्रांसफर हो ही जाएगी वैसे भी। तो इस केस में भी हम ये कहेंगे कि यहाँ पे हमारे पास फाइनेंस लीज है। नंबर थर्ड पॉइंट है, लीज टर्म इज फॉर द मेजर पार्ट। जो लीज टर्म है वो मेजर पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट इवन इफ टाइटल इज नॉट ट्रांसफर्ड। हम अगर ओनरशिप भी ट्रांसफर नहीं कर रहे, पहले दोनों केसेस में हमने ओनरशिप ट्रांसफर कर दी, थर्ड केस में देखते हैं अगर हमने ओनरशिप भी ट्रांसफर नहीं की, बट अगर हम मेजर लाइफ एसेट की कवर कर देते हैं। मेजर लाइफ कहने का मतलब क्या है, अगर हम 70 से 80% लाइफ ऑफ एसेट कवर कर देते हैं उस एग्रीमेंट के अंदर, तो उस केस में भी ये माना जाएगा कि जो लीज है वो कौन से नेचर की है, फाइनेंस लीज, बिकॉज आपने मोस्ट ऑफ द लाइफ कवर कर दी। एसेट को ज्यादातर पार्ट के लिए मिस्टर बी ने इस्तेमाल किया, लेसी ने इस्तेमाल किया, तो हेंस यहाँ पे भी जो लीज है वो कौन सी है, फाइनेंस लीज। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक मशीनरी है जिसकी लाइफ 7 साल है, और हमने जो है 5 साल के लिए या 6 साल के लिए या 7 साल के लिए मिस्टर बी को एसेट यूज करने के लिए दिया है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि मेजर पार्ट जो एसेट की लाइफ का था वो मिस्टर बी यूटिलाइज कर रहा है उसे, तो कहीं ना कहीं ओनर ही एसेट को सबसे ज्यादा यूटिलाइज करता है। तो यहाँ पे भी हम ये मानते हैं कि हमारे पास क्या है, फाइनेंस लीज है। बेसिकली मिस्टर बी के पास रुपए नहीं थे, इसलिए हमने फाइनेंसिंग की है ट्रांजेक्शन के अगेन, तो यहाँ पे भी क्या बन रहा है, फाइनेंस
लीज, ठीक है। तो ये थर्ड पॉइंट जहां पे ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई बट स्टिल मेजर पार्ट जो है, मेजर टाइम जो है यूज मिस्टर बी कर रहा है, तो हेंस यहाँ पे भी हम मानेंगे कि हमारे पास एक फाइनेंस नेचर की लीज है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एट द इंसेप्शन ऑफ लीज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट अमाउंट्स टू एटलीस्ट सब्सटेंशियली ऑल ऑफ द फेयर वैल्यू ऑफ द लीज्ड एसेट। इस पॉइंट को समझते हैं, क्या कहने का मतलब है। जब हम कोई चीज ईएमआई पे लेते हैं तो हमारे पास इंस्टॉलमेंट बनाई जाती है। इंस्टॉलमेंट कैसे बनाई जाती है? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे पे इंस्टॉलमेंट बनाई गई है 1000 रुपए की, मेरे से 12 इंस्टॉलमेंट ली जा रही है, यानी कि मेरे से 12,000 रुपए वसूल किए जाएंगे ओवर 1 ईयर, ठीक है। मैंने कोई मोबाइल फोन परचेज किया ईएमआई पर, और मेरी ईएमआई बनाई गई है 1000 रुपए पर मंथ की, 12 इंस्टॉलमेंट मुझे पे करनी है, यानी कि 12,000 पे करने हैं। एक बात सोचिए, अगर उसी फोन को आज मैं कैश देके या पूरी बैंक से पूरी पेमेंट करके, फुल पेमेंट करके परचेज करूं, फुल पेमेंट देके और फिर परचेज करूं, तो क्या स्टिल मेरे से 12,000 रुपए लिए जाएंगे? आप खुद ट्राई कर लेना, अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे जाके। एक तो आप हाथों हाथ सारी पेमेंट कर रहे हो, मे बी कैश ऑन डिलीवरी कर रहे हो या ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो, या फिर आप ईएमआई बनाते हो, क्या दोनों में सेम अमाउंट होता है? आप कहोगे नहीं सर, यहाँ पे हो सकता है वो चीज हमें सिर्फ 10,000 रुपए में मिल जाए, उसी को हम इंस्टॉलमेंट में कन्वर्ट करते हैं तो 12,000 रुपए हमसे लिए जाते हैं। रीजन क्या है? आपको कहे सर सिंपल सी बात है, हम 1 साल में पेमेंट करें और एक अभी के अभी पे करें, सामने वाला 1 साल का ब्याज भी तो लेगा हमसे, तो दैट मीन्स जो हमसे एक्सेस चार्ज किया जाता है वो क्या होता है? इंटरेस्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर मेरी इंस्टॉलमेंट्स जा रही हैं, मैं उन्हें अगर ध्यान से देखूंगा तो जो मेरा 1,000 रुपए जा रहा है उसमें मेरा कुछ पोर्शन प्रिंसिपल है एंड कुछ पोर्शन इंटरेस्ट का है। हर इंस्टॉलमेंट में ऐसा ही हो रहा है, में से कुछ प्रिंसिपल अमाउंट लिया जा रहा है एंड कुछ ब्याज वसूला जा रहा है। अगर मैं इन इंस्टॉलमेंट्स की प्रेजेंट वैल्यू निकाल दूं, प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है? जो फ्यूचर में रुपए आने वाला है, जाने वाला है, उसकी आज वैल्यू क्या है? प्रेजेंट वैल्यू, यानी कि जो फ्यूचर में रुपए आने या जाने वाला है उसकी आज वैल्यू। सेम वैल्यू कभी नहीं रहती, हमें पता है रुपीज की। आज के 100 रुपए फ्यूचर के 100 रुपए के इक्विवेलेंट नहीं है। सपोज 10% ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो आज के 100 रुपए 1 साल बाद 110 रुपए बन जाएंगे। तो आप कह सकते हो कि फ्यूचर के 110 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू 100 रुपए। हमने सिंपली क्या किया? इंटरेस्ट को हटा दिया, तो जैसे ही हम इंटरेस्ट को रिमूव करते हैं वो उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकल आती है। सिमिलर वे में अगर मैं मेरी इन इंस्टॉलमेंट्स में जितनी भी इंस्टॉलमेंट्स जा रही है उन सब में से इंटरेस्ट पोर्शन हटा दूं, तो मेरे पास सोलोली प्रिंसिपल अमाउंट बचेगा, यानी कि 10,000 रुपए, जो कि मेरा कैश प्राइस था इस एसेट का। अगर मैं इंटरेस्ट फैक्टर सारे हटा दूं तो मेरे पास सिंपली कैश प्राइस बचेगा। अगर मैं कहूं कि आज के मुकाबले में से फ्यूचर में पेमेंट ली जा रही है, तो मैं ऑब्वियस सी बात है उसमें जो है इंटरेस्ट जोड़ के पेमेंट करता, बट अगर मैं आज ही पेमेंट करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है फिर ब्याज हट जाएगा, और ब्याज नहीं होगा तो मैं पेमेंट कितनी करूंगा? 10,000। तो जब आपसे ईएमआई बनवाई जाती है तो ईएमआई में इंटरेस्ट फैक्टर शामिल होता है, और मैं आपसे कहता हूं कि फ्यूचर की जितनी भी ईएमआई है उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल दो, तो वो ऑब्वियस सी बात है 10,000 की इक्विवेलेंट ही होगी। ऑब्वियस सी बात है जब ब्याज हट गया तो सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल रिमेनिंग बच जाएगा। सिमिलर पॉइंट यहाँ पे, जब आप लीज पे कोई एसेट लेते हो, जब हम कोई एसेट लीज पे लेते हैं तो हमसे लीज रेंट चार्ज किया जाता है। अब यहाँ पे मंथली होने की बजाय वो पर एनम भी हो सकता है, दैट मीन्स आपसे एनुअली चार्ज किया जा सकता है, हो सकता है वो मंथली भी चार्ज हो, ठीक है। अब मान लो मेरे पास कोई एसेट थी 5 लाख रुपए की, कोई मशीनरी थी 5 लाख की, मुझे वो लीज पे लेनी थी। अब सामने वाले ने क्या किया, वो मुझे लीज पे दी और उसने कहा कि आप एक काम करना, आप 1,20,000 रुपए पर एनम पे करना फॉर 5 ईयर्स। अब मैं 6 सालों में उसे 5 सालों में उसे 6 लाख पेमेंट करने वाला हूं। अब अगर आप ध्यान से कंपेयर करोगे तो यहां पे भी वही हुआ है कि मेरे पास एक एसेट थी 5 लाख की जो मुझे परचेज करनी थी बट फंड्स नहीं थे, तो सामने वाले ने इंस्टॉलमेंट्स बना दी एनुअली या मंथली और मुझे उसके अकॉर्डिंग पेमेंट करनी है। अगर मैं इन सब की प्रेजेंट वैल्यू निकाल दूं, जो 1,20,000 मैं हर साल पे करने वाला हूं, उनकी अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू निकाल दूं, दैट मीन्स मैं मेरा इंटरेस्ट फैक्टर रिमूव कर दूं वहां से, तो मोर और लेस मेरी वैल्यू 5 लाख के काफी क्लोज आ जाएगी।
तो ऐसे केसेस में अगर आप ध्यान से देखोगे तो वही केस हो रहा है जो आपके पास ईएमआई के अंदर होता है, जैसे आप कोई भी चीज ईएमआई पे परचेज करते हो। तो इन सब्सटेंस यहाँ पे भी आपकी क्या करवाई जा रही है, फाइनेंसिंग जा रही है। तो हेंस यहाँ पे जो हमारे पास ट्रांजेक्शन है वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, हेंस ये लीज भी आपके पास फाइनेंस लीज ही कहलाएगी। तो ये था हमारा नेक्स्ट पॉइंट कि आपके पास अगर जो आपके पास लीज पेमेंट जाने वाली है फ्यूचर में, उन सब की प्रेजेंट वैल्यू निकाल दो। जो भी फ्यूचर में आप लीज पेमेंट करने वाले हो उन सब की प्रेजेंट वैल्यू निकाल दो, तो वो आपकी फेयर वैल्यू के इक्विवेलेंट आ जाएगी मोर और लेस। ठीक है, सब्सटेंशियली कवर कर देगी। ठीक है, एग्जैक्ट इक्वल आनी कोई जरूरी नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट काफी हद तक वो उसके क्लोज आ जाएगी। मे बी 90 to 95% भी कवर कर दे, तो उस केस में हम कहेंगे कि कौन सी लीज है, फाइनेंस लीज है। बेसिकली आपने कोई एसेट उधार खरीद ली एंड देन रीपेमेंट आप इंस्टॉलमेंट में कर रहे हो। लास्ट है द लीज्ड एसेट इज ऑफ स्पेशलाइज्ड नेचर, स्पेशलाइज्ड नेचर के और उसे लेसी ही यूज कर सकता है। तो ऑब्वियस सी बात है, यूज ही उसे लेसी कर पाएगा विदाउट मेजर चेंजेस, सिर्फ लेसी यूज कर सकता है। तो हेंस वो एसेट एक टाइप से हमने लेसी को ही दे दी कि आप ही यूज करते रहो जब तक ये एसेट चल रही है। क्योंकि अगर हमें किसी और को देनी है वो एसेट, तो हमें मेजर चेंजेस करने पड़ेंगे जिसमें मेजर एक्सपेंस आएंगे। तो हम ऐसा करना नहीं चाहेंगे बिना बात। ठीक है, तो हम यही मान के चलते हैं ऐसे केसेस में हमारे पास फाइनेंस लीज है। ठीक है, तो ये कुछ इंडिकेटर्स हैं जो शो करते हैं कि वेदर एक लीज फाइनेंशियल लीज है या फिर ऑपरेटिंग लीज है। अब कंपनी को एट द बिगिनिंग ये आइडेंटिफाई करना होता है कि वेदर उनकी जो लीज है ये फाइनेंस लीज है या ऑपरेटिंग लीज है, बिकॉज अकाउंटिंग उसी के अकॉर्डिंग की जाएगी। एंड एट द इंसेप्शन यानी कि लीज की स्टार्टिंग में अगर आपने किसी भी लीज को फाइनेंस के तौर पे क्लासिफाई कर दिया कि ये फाइनेंस लीज है, तो देन लेटर ऑन आप उसे चेंज नहीं कर सकते। सिमिलर वे में अगर आपने किसी लीज को पहले कह दिया कि ऑपरेटिंग लीज है, तो फिर उसे आप फाइनेंस लीज नहीं बना सकते। दैट मीन्स एक पॉइंट याद रखने वाला ये है कि क्लासिफिकेशन जो होती है कि वेदर ये फाइनेंस लीज है या ऑपरेटिंग लीज है, वो एट द इंसेप्शन होती है। एंड क्या हम उसे लेटर ऑन चेंज कर सकते हैं? द आंसर इज नो। लेटर ऑन आप उसका जो है हेडिंग या फिर आप उसका जो टाइप है वो चेंज नहीं कर सकते, क्लासिफिकेशन चेंज नहीं कर सकते। आपको रिमेनिंग पीरियड में वही जो है आइदर ऑपरेटिंग या क्लास फाइनेंस लीज जो भी आपका क्लास था उसी को कंटिन्यू करना पड़ेगा। अब समझते हैं हमारे लास्ट पॉइंट को, जो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। हमारे पास जैसी लीज होगी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट उसके अकॉर्डिंग ही किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास लीज अगर फाइनेंस लीज है, तो हम ये मानते कि लेसर के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो हम ये मानते हैं कि उसने एसेट सेल की है, और अगर लेसी के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो हम ये मानते हैं कि उसने एसेट परचेज की है। तो अगर मान लीजिए आप किसी फाइनेंस लीज को जो है अपनी बुक्स में एंटर कर रहे हो, तो आप सिमिलर वे में करोगे। जैसे आपने, अगर आप लेसर हो तो जैसे आप ये मानते हुए उसे रिकॉर्ड करोगे कि आपने एसेट सेल की है और सामने वाले ने अभी पेमेंट नहीं दी है, वो आपको पेमेंट इंस्टॉलमेंट में पे करेगा। सेम जैसे आप हायर परचेज में अकाउंटिंग करते हो, सेम वैसे ही यहाँ पे अकाउंटिंग की जाएगी। सिमिलर वे में जो खरीदने वाला है, दैट मीन्स जो लीज पे लेने वाला है, वो ये दिखाएगा कि मैंने एसेट परचेज की है, तो हेंस वो भी उसे अकाउंट करेगा कि हमने एक एसेट परचेज कर ली और बराबर में हमने एक लोन लिया है या एक अमाउंट आउटस्टैंडिंग है जिसपे हमें टाइम टू टाइम इंस्टॉलमेंट पे करनी है, जहां पे हम इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल रीपेमेंट करते जा रहे हैं। सेम जैसे हायर परचेज में जो हमारा बायर होता है वो अकाउंटिंग करता है। तो मोर और लेस आपके पास हायर परचेज जैसी ही अकाउंटिंग है, बस फर्क इतना है वहां पे हमें ऑलरेडी गिवन होता है कि यहाँ पे फाइनेंसिंग हुई है, बट यहाँ पे हमने खुद समझा है कि एक्चुअल में इन सब्सटेंस यहाँ भी फाइनेंसिंग ही हो रही है। दूसरा केस होता है हमारा ऑपरेटिंग लीज का, जहां पे हमने सिंपली एसेट को यूज करने का अधिकार दिया है, दैट मींस एसेट की ओनरशिप ट्रांसफर नहीं की। तो ऐसे केसेस में जो भी रेंट होता है, जो भी रेंट होता है, लेसर उसे अपने इनकम के पार्ट के फॉर्म में शो करेगा, अपने प्रॉफिट एंड लॉस में शो कर देगा। ठीक है, और ऐसे ही लेसी उसे क्या दिखा देगा, एज एक्सपेंस, जो नॉर्मल लीज में हम करते आते हैं। ठीक है, बस यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, हमारा जो लीज रेंटल होता है उसे आपको जो है एक्सपेक्टेड पैटर्न ऑफ कंजम्पशन के रेशियो में जो है राइट ऑफ करना होता है। दैट मीन्स आप कैसे यूटिलाइज करने वाले हो उस एसेट का। ठीक है, अगर वो हमें गिवन ना हो तो हम एसएलएम मेथड को फॉलो करते हैं। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए मेरा जो रेंट है 4 सालों में ऑपरेटिंग लीज में कुछ ऐसे जाने वाला है, ईयर 1 2 3 4 में। पहले साल मान लो 30,000 रुपए, दूसरे साल मान लो 30,000 रुपए,
थर्ड ईयर में 50,000, फोर्थ ईयर में 50,000। तो कुल मिला के मैं 1,60,000 का रेंट पे करने वाला हूं 4 सालों में। ठीक है, अब हमें इसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है अगर हम ऑपरेटिंग लीज फॉलो करते हैं तो। अगर आप ऑपरेटिंग लीज फॉलो कर रहे हो तो आपको ये देखना है कि आप उस एसेट को किस रेशियो में इस्तेमाल करने वाले हो ओवर द 4 ईयर्स। अगर आपको लगता है कि हम जो एसेट को यूटिलाइज करेंगे वो 4-3-2-1 के रेशियो में यूज करेंगे ओवर द 4 ईयर्स, तो ऐसे केसेस में जो ओवरऑल रेंट है इसे भी आपको 4-3-2-1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा पीएनएल में। यानी कि पहले साल आप जो डालोगे वो डालोगे 1,60,000 इंटू में 4/10, दैट मीन्स आपके पास 64,000 रुपीज पीएनएल में जाएगा। दूसरे साल 48,000, थर्ड ईयर में 32,000 एंड फोर्थ ईयर में 16,000। पेमेंट इररिलेवेंट है, पेमेंट कितनी जा रही है उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें देखना होता है कि हम यूटिलाइजेशन एसेट का कैसे करेंगे। तो जैसे मैंने माना कि 1,60,000 में दूंगा और हेंस मेरा यूटिलाइजेशन का रेशियो, जिस रेशियो में मैं उस एसेट को यूज करूंगा वो 4-3-2-1 का है, तो हेंस हमारा रेंटल भी इतना इतना जाएगा। अब सिंस आपने पहले साल सिर्फ 30,000 की पेमेंट की है तो यहाँ पे आपके पास एक पेबल खड़ा हो जाएगा कि आपने पेमेंट देनी बाकी है अभी 34,000 की, बिकॉज आपका खर्चा 64 का था और आपने पे 30 ही किया है, तो हेंस 34,000 का जो है हम लीज पेबल के नाम पे जो है एक अमाउंट शो कर सकते हैं लाइबिलिटीज में। सिमिलर वे में सेकेंड ईयर में आपको 48 पे करने थे बिकॉज 48 का खर्चा है बट पे 30 ही किया है, तो अगेन 18 के लीज पेबल और आ जाएंगे, तो मिला के टोटल लीज पेबल 52,000 के हो जाएंगे। थर्ड ईयर में जहां पे आपका सिर्फ 32,000 का खर्चा है, पे आपने 50 किए हैं, तो 18,000 एक्सेस ये मान सकते हैं कि पिछले साल के किए होंगे, तो हेंस यहाँ पे आपके लीज पेबल घट के 34,000 पर आ जाएंगे। लास्ट ईयर में आप 16,000 रुपए का एक्सपेंस और पे 50 करते हो, तो हेंस आपके पास 34,000 आपकी लाइबिलिटी आपने पीछे वाली पे की और हेंस आपकी आउटस्टैंडिंग अमाउंट जीरो हो जाएगा। ठीक है, बट आपका एक्सपेंस पीएनएल में इतना जाएगा हर साल, ये बैलेंस शीट में जाएगा। अगर आपको ये रेशियो ना पता हो 4-3-2-1 वाला, तो हम उस केस में 1:1:1 फॉलो करेंगे, दैट मीन्स एसएलएम। तो ऐसे केसेस में फिर आप 40-40 हजार हर साल राइट ऑफ करोगे। तो ये था हमारे पास ऑपरेटिंग लीज को कैसे अकाउंट किया जाता है। तो फाइनेंस लीज जैसे आप हायर परचेज को अकाउंट करते हो वैसे होती है, ऑपरेटिंग लीज जो है मैंने आपको विद एग्जांपल बता दिया। एक चीज ध्यान रखना, जब हम फाइनेंस लीज की बात करते हैं तो हमारी ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है इन सब्सटेंस। ठीक है, तो हेंस डेप्रिसिएशन लेसर को नहीं मिलेगा, डेप्रिसिएशन लेस ही क्लेम करेगा बिकॉज वो ओनर है। बट ऑपरेटिंग लीज में हमारे पास ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, हेंस जो डेप्रिसिएशन है वो लेसर ही क्लेम करेगा। लेसी जो है वो रेंट को एज एक्सपेंस क्लेम कर सकता है, ना कि डेप्रिसिएशन को। तो ये था हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कि कैसे AS 19 में फाइनेंस लीज और हमारे ऑपरेटिंग लीज को जो है अकाउंट किया जाएगा। आगे किसी क्लास में हम विद एग्जांपल इसे डिस्कस करेंगे कि कैसे हमारे पास फाइनेंस लीज को स्टार्टिंग से एंड तक जो है अकाउंट किया जाता है। बट आज का जो हमारा मेन मुद्दा था वो यही था कि फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज क्या होती है, उन्हें कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है एंड इन बेसिक उनकी अकाउंटिंग कैसे की जाती है। थैंक यू।